हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नीट पे जी सीरीज। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज हम अपना जो लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना है लिक्विफिकेशन। ठीक है, बाकी सारा का सारा अपन देख चुके हैं और इसमें जो है तुम्हारे कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आपका बॉइल्स टेम्परेचर आ गया। इन सबसे कभी कभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, एक बार आ चुका है किससे, बॉइल्स टेम्परेचर क्या होता है, इन सब चीजों से। तो याद रखना कि इन टर्म को आप अच्छे से ध्यान रखें, और बाकी का जो ग्राफ है, जो आपको एंड्रयू एक ग्राफ होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में, वो अपन यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलो फिर बिना कुछ देर करे स्टार्ट करते हैं उसी ग्राफ से। देखिए, आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिख रहा होगा एनसीईआरटी में, जो कि आपको थोड़ा सा क्या कर रहा होगा, कंफ्यूज कर रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, उसको इकट्ठापन में तुमको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें हो चुका है। ठीक है, एक एक करके देखते चलो कि ये जो लाइन आ रही है वो कैसे कैसे आ रही है। ठीक है, अब आप देखो एक चीज तो देखो, इनने किस किस के बीच में बनाया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो कौन सा लॉ लगाया होगा, बॉयल्स लॉ लगाया होगा। तो बिल्कुल वही बात है। एक काम करते, थोड़ा सा पहले एक चीज समझ लो कि लिक्विफिकेशन होगा कैसे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, टाइनी पार्टिकल है भाई। ठीक है, एकदम ही टाइनी है वो, समझ में आ गया। अब वो क्या करते रहते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब वो मोशन शो करते रहेंगे। ठीक है, अब एक बात और, जो उन्होंने काइनेटिक थ्योरी से बोला था कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन वो थ्योरी बाद में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। मतलब उसके जो दो पोस्टुलेट थे वो अपन मानते ही नहीं है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इसमें, मैं क्या कर दूं, हाई प्रेशर दूं, हाई प्रेशर अगर मैं दूं यहां पर, और एक चीज और, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया और मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया, तो क्या होगा। अगर देखो टेम्परेचर को मैं कम करूंगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, आसपास आएंगे। आसपास मतलब उनका मोशन जो है वो तो बंद हो जाएगा, मोशन बंद हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी उनको। समझ में आ गया? क्योंकि याद है ना कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ये मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर यहां पर टेम्परेचर कम हो गया और प्रेशर बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, देखो मॉलिक्यूल जो होंगे वो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। और जब वो क्लोज हो जाएंगे, वो लगभग इतने क्लोज आ जाते हैं कि 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक उनका जो वॉइड स्पेस है, उनका जो बीच के जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स मतलब कि खाली स्पेस जो होती है वो भरने लगती है। और अगर वो भरने लगी, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, कंप्रेस हो गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, फिर जो आपकी गैस है वो हो जाती है आपकी लिक्विफाई, वो हो जाती है आपकी लिक्विफाई। समझ में आ गया? तो ये चीजें कुछ होती हैं, ऐसे ही अपन को पढ़ना है। समझ में आएगा? मतलब क्या क्या बोला उसने, गैस है, गैस भाई मोशन शो करती रहेगी, बहुत स्मॉल होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। लेकिन ये वाली जो थ्योरी थी वो हटा दो, बाद में रियल गैस की बात करेंगे हम। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किस में होता है, होता ही नहीं है किसमें, आइडियल गैस में। सुनो अच्छे से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो थोड़ा बहुत तो होगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, वॉल्यूम कम होते जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर को भी कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, वहां पे उनका जो मोशन है वो कम हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो, क्योंकि प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, तो मॉलिक्यूल आए पास पास, पास पास कितने आ गए कि उनकी जो वॉइड स्पेस थी वो 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर तक कम हो गई। ठीक है, इससे भी कम हो गई, और इससे कम हो गई तो जो गैस के मॉलिक्यूल है इतने पास आ गए कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा सा जनरेट हुआ, वो क्या हो गए, लिक्विफाई हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे कुछ तरीके से क्या होती है, आपकी लिक्विफिकेशन होती है। अब अपन ग्राफ के बारे में समझते हैं। यहां पर एक साइंटिस्ट आए आपके, थॉमस एंड्रयू। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किसके बीच में किया, देखो उन्होंने प्लॉट किया आपका जो ग्राफ है वो किया एक तो प्रेशर के बीच में, ठीक है, और वो आपका एक था वॉल्यूम के बीच में। ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, आगे जाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब उन्होंने किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया उन्होंने, क्या, टेम्परेचर। तो ये भाई क्या हो गया, यही तो है आपका बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ यही होता है ना कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो उन्होंने देखने को मिला जब क्या था, जब 50 डिग्री सेल्सियस पर था और यहाँ के आपका प्रेशर काफी ज्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, देखो अच्छा खासा प्रेशर था, तो उनको ऐसा ग्राफ देखने को मिला, ऐसा ग्राफ देखने को मिला। समझ गए, लगभग ऐसा आपको जो ग्राफ है वो देखने को मिल रहा था। मतलब इस वाले ग्राफ में हमें ये समझ में आ रहा है कि यहां पर जो क्या होगा, नो लिक्विफिकेशन होगा, कोई भी लिक्विफिकेशन यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये टेम्परेचर क्या है आपका, यहां पर ये हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है, हाई टेम्परेचर। अब ध्यान सुनना, सर आपने तो अभी बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब ये है कि हर टाइम पे वो एक ही टाइप का टेम्परेचर देता रहा, मतलब कि हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और ये किस गैस के लिए निकाला था उसने, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये जो दिया था कौन सा, P और V का, P एंड V जो आपका ग्राफ था ये किसके लिए है, ये है आपका CO2 गैस के लिए, ये इसके लिए निकाला था उसने, ठीक है। तो उसने जब देखा, जैसे ही उसने टेम्परेचर ज्यादा दे रहा था वो, तो वहां पर कोई भी लिक्विफिकेशन देखने को नहीं मिला, ठीक है। और आपको ये जो मिला, ये जो आपको बिहेवियर मिला, कैसा दिख रहा है आपको, आइडियल गैस की तरह दिख रहा है, आइडियल गैस की तरह आपको बिहेवियर देखने को मिला। ऐसी बनता है ग्राफ, उसमें ग्राफ ऐसे ही बनता है बॉयल्स के लिए, ठीक है, सेम ऐसे ही जाता है। तो उसको ऐसा देखने को मिला, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने टेम्परेचर थोड़ा कम किया, ठीक है। जैसे ही उसने टेम्परेचर कम किया, कितना कर दिया, देखो 30.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30.98 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में भी एक टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, वो 31 कुछ है, ठीक है, वो नहीं पढ़ रहे। मैं आपको 3 ग्राफ पढ़ा रहा हूं जो मेन है, ठीक है। तो कौन कौन से है, देखो एक ये वाला जो अपन ने अभी देखा, दूसरा अब उसने जो ग्राफ देखा था वो ये वाला देखा था, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर एक और ग्राफ देखने को मिला, तो वो आपको कुछ ऐसा जाते हुए दिख रहा था, ऐसा, ठीक है। ये कब, जब उसने टेम्परेचर क्या कर दिया आपका, यहां पर जो टेम्परेचर है ध्यान से देखना, ये जो टेम्परेचर है आपका वो उसने कर दिया 30.98 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर के बीच में यहां पर ग्राफ है, ठीक है, और यहां पर है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम है यहां पर। आप ध्यान से देखना, तो जैसे ही उसने ग्राफ प्लॉट किया, उसको एक पॉइंट यहां पर मिलता है जिसको मैं नाम दे दूं x, ठीक है। जैसे ही उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, तो उसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर तो सारा गैस है, इस पॉइंट के ऊपर तो गैस है, ठीक है, और इस पॉइंट के नीचे भी क्या है, आपकी गैस है। समझ पा रहे हो, ठीक है। मतलब कि यहां पर ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है x, उसको थोड़ा सा, ठीक है, तो एट x पॉइंट, एट पॉइंट x, ठीक है, एट पॉइंट x उसको क्या देखने को मिला, उसको एकदम मिनिमम, या फिर मैं बोलूंगा बहुत कम लिक्विड देखने को मिला। लिक्विड CO2 क्या हुआ, वहां पर अपीयर हुआ। समझ गए, ठीक है। मतलब यहां पर उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, जैसे ही उसने कुछ ऐसे ऐसे लाइन करी, एक x आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम को मैं लिख दूं VC, प्रेशर को मैं लिख रहा हूं PC, और यहां पर एक जो पॉइंट आया टेम्परेचर के लिए, उसको मैं लिख रहा हूं TC। ध्यान से सुनना अब ये सब क्या क्या है। ये जो पॉइंट आया जहां पर ध्यान से सुनना, जहां पर लिक्विड देखने को मिल रहा है CO2 का, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं वो गैस जो पॉइंट पर लिक्विफाई हो जाए, उसको ही बोलते हैं कौन सा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर ध्यान से सुनो, अब इसके ऊपर कोई भी लिक्विफिकेशन क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा अबब TC, नो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज पॉसिबल। समझ में आ गया, मतलब अगर इस टेम्परेचर के आप ऊपर जाओगे तो वहां पर कोई भी लिक्विफिकेशन आपको नहीं मिलेगा गैस का, ठीक है। और इसके नीचे आपकी क्या है, गैस तो प्रेजेंट है ही। समझ में आ गया क्या हुआ, फिर से सुन लो, टेम्परेचर कितना था, इसने कर दिया 30.98 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, जैसे ही उसने किया तो एक पॉइंट इसको देखने को मिला x, उसको क्या नाम दे दिया उसने TC, उसको क्या बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जहां पर गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं, जहां पर आपको गैसेस जो है उसका लिक्विड फॉर्म देखने को मिलता है या फिर एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोला, TC बोल दिया। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, जो लिक्विड ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड एट टेम्परेचर TC, क्रिटिकल टेम्परेचर, सुनना अच्छे से, ये जो लिक्विड आया, ये जो प्रेशर बना रहा होगा एट टेम्परेचर TC, ठीक है, उसको ही क्या बोला उन्होंने, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्रेशर ऑफ गैस एट टेम्परेचर क्रिटिकल TC या फिर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ गया, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तो ये अपना PC हो गया, TC हो गया। अब चलो VC क्या होगा, VC कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फिर वो भी गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस कहां पर, एट पर्टिकुलर प्रेशर या फिर एट क्रिटिकल प्रेशर और एट टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ गया, फिर से सुन लो भाई, यहां पर वॉल्यूम, वो वाला वॉल्यूम जब आपकी जो गैस है या फिर अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, लिक्विड है वो रहे प्रेशर PC पर और TC पर, ठीक है, तो एट PC TC तुम्हारा जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, VC रहेगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, एट PC TC जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो VC रहेगा। क्लियर, ठीक है, तो ये आपको ऐसे देखना था। अब ध्यान से सुनो क्या क्या हो गया यहां पर, ये जो गया, ये पॉइंट आया, इसके ऊपर कोई भी लिक्विफिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आपका, बस आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर अगर आप गए तो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। देख रहे हो इस साइड क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम आगे जाने पे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो किस साइड आ रहा है, पीछे साइड आ रहा है, तो आपको क्या देखने को मिला, ये पीछे साइड आ रही है, ठीक है, तो आपको जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा भले ही तुम प्रेशर बढ़ा दो। समझ में आ गया, ठीक है, फिर से सुन लो, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा तुमने भले प्रेशर दे दिया, प्रेशर देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। प्रेशर भले तुम ज्यादा दे दो तो वो सिर्फ वॉल्यूम कम करेगा, लेकिन वहां पर आपको लिक्विफिकेशन नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, तो अपन ने दो चीज देखी, एक 50 डिग्री सेल्सियस देखा था जिसपे कि नो लिक्विफिकेशन हो रहा था, कोई भी लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, एक देखा हमने कौन सा, जब 30.98 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। देखो एक और क्या होता है तुम्हारा, एक और ग्राफ है जो होता है 21.5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एट 21.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ध्यान से देखना अभी वाला, ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा आपको, जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा, ठीक है, ये जो लाइन है ये ऐसी जाती है, फिर से बना देता हूं, देखो ये जो ग्राफ है आपको कुछ ऐसा और ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं A, यहां लिख रहा हूं मैं B, और ये आपको मान लो ये आपका C है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है, वो पॉइंट, अब यहां पर कुछ नहीं है, यहां पे क्या क्या हो रहा है बस वो समझ लो, ये A और ये B, ये A और ये B, ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि जो BA है ये क्या है, यहां पर आपका जो गैस है और जो लिक्विड है, ठीक है, जो आपकी गैस है और जो आपकी लिक्विड है एंड लिक्विड, वो दोनों के दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम में, वो याद रखना ये बात। कैसे, मतलब यहां पर आपको गैस स्टेट भी देखने को मिलेगी और आपको वहां पर लिक्विड स्टेट भी देखने को मिलेगी, दोनों स्टेट आपको देखने को मिल सकती हैं, किस पे, AB स्टेट पर। यहां पर क्या हो रहा होगा, देखो कुछ नहीं, जैसे ही आपने दिया टेम्परेचर तो यहां पर आपको एक लीनियर ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, सीधा जाता हुआ ग्राफ सिर्फ यही बताता है कि यहां पर दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, क्या, आपका गैस और लिक्विड दोनों, और वो दोनों के दोनों किस में, इक्विलिब्रियम स्टेट में। क्लियर हो गया, ठीक है, तो सुनो क्या क्या हो गया है अब हमारा, अब अपन टोटल ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। चलो ये देखो, ये हमारा टोटल ग्राफ क्या बता रहा है, ये है आपकी 50 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, 50 डिग्री वाली लाइन, ये है पॉइंट अपन ने जो A बनाया था, ये क्या है आपका TC है, ये आपका TC है। देखो अब ध्यान से देखना, 50 डिग्री वाली लाइन जो है वो सीधी चली गई, फिर उन्होंने थोड़ा और टेम्परेचर कम किया, कितना, 31.1, तो वो वाली लाइन भी देखो सीधी चली गई, ऐसी दिख रही है, ये भी ऐसी चली गई, ठीक है, ये दोनों, तो मतलब मैं क्या बता सकता हूं
कि 50 डिग्री सेल्सियस पर और आपका 31.1 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों पर जो गैसेस है, मतलब जो आपकी CO2 गैस है, वो आइडियल लॉ फॉलो कर रही है। आइडियल गैस का जो लॉ उसकी तरह बिहेव कर रही है। आइडियल गैस की तरह क्या कर रही है? वो बिहेव कर रही है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने टेम्परेचर थोड़ा कम किया, जैसे ही मैंने कम किया, तो यहां पर जो ग्राफ है, जो बॉयल्स का जो ग्राफ है, वो उसको मुझे डेविएशन देखने को मिला। कैसा? देखो, आप ध्यान से देखना, यहां पे मैं आप शेड करके बना रहा हूं। ये जो ग्राफ आ रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, जो कि क्या बताता है? देखो, जो बताता है कि ये जो पॉइंट आया, एकदम मैक्सिमम जो पॉइंट आया, जो अलग सा पॉइंट है, यहां पर आपकी जो गैस है, आपको उसका लिक्विड देखने को मिलेगा। CO2 की बात हो रही थी, ठीक है? तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? लिक्विड CO2 देखने को मिलेगी। लिक्विड CO2 देखने को उनको मिली। जैसे ही उनको देखने को मिली, तो उन्होंने क्या किया? वहां से एक पैरेलल नीचे वॉल्यूम तक और यहाँ पे प्रेशर, तो इसको बोल दिया उन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पर लिक्विड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर सीधे सीधे नीचे आओगे वॉल्यूम के और तुम इस पे कट करोगे एक्सिस पर, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पर, तो तुम आपको क्या मिलेगा? जो वॉल्यूम मिलेगा टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर से जो वॉल्यूम आया, जो प्रेशर से, वो क्या हो जाएगा आपका? वहां पर क्रिटिकल वॉल्यूम। ध्यान से सुनो। अब जिस टेम्परेचर पर वो गैस प्रेशर बना रही होगी, उसको क्या दे दिया उन्होंने? PC दे दिया। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर उसका नाम दे दिया। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, ये जो आपको पूरा दिख रहा है अलग सा कलर का जो ग्राफ दिख रहा है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर इसमें इतने एरिया अंडर कर्व बोलते हैं जिसको, एरिया अंडर कर्व में आपको वहां पर लिक्विड का जो है मिलेगी, आपको प्रेजेंट मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विड इस पॉइंट पे था, पीक पे। क्लियर है? फिर से सुन लो, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये एरिया अंडर कर्व, ये जो आपको एरिया अंडर कर्व दिख रहा है, ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? CO2 का लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होगा इस पॉइंट पर। क्लियर हो गया? चलो, और उन्होंने क्या किया? और टेम्परेचर को कम किया, तो उन्हें एक और ग्राफ देखने को मिला। कौन सा वाला ग्राफ अभी अपन ने पढ़ा था? ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ पढ़ा था हमने, ये वाला। ठीक है, कौन सा? ये वाला जो ग्राफ था हमने अभी पढ़ा था, ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको? ये वाला ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें क्या था? जैसे ही उन्होंने टेम्परेचर कम किया, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा लाइन देखने को मिल रही है, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन क्या बताती है? ये जो C और B है, जो CB है या फिर BC जैसा बोलना चाहो आप, ठीक है, वो यहां पर क्या होगा? जो गैस है और आपकी लिक्विड है, जो आपका गैस है और आपका जो लिक्विड है, वो दोनों के दोनों किस स्टेट में होंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये वाला कलर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं, जो गैस जो है वो क्या है? आपकी लिक्विड के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। समझ गए? क्लियर है? तो ये वाला ग्राफ सिर्फ इतना ही चीजें बताता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना? ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ? उन्हें डिराइव करके बहुत सारे इक्वेशंस वगैरह निकाले, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाली। डेरिवेशन आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा इस चीज में, सीधे तुम क्या याद रखोगे? थोड़ा सा वैल्यूज को याद रखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? तो ये आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, पहला सबको अलग अलग पढ़ना, पहला कंडीशन ये पढ़ना, दूसरे के बाद क्या होगा? फिर आपका एक और आइडियल गैस बनेगा, थोड़ा टेम्परेचर कम पे, फिर तीसरा ग्राफ आपका ये वाला बनेगा, फिर चौथा ग्राफ आपका ये वाला बनेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो सर, यहां पर जो यहां पर होगा वो क्या होगा? ठीक है, वहां पर भी एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं TB। अब ये TB क्या होता है? देखो, TB होता है आपका, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जो TB होता है वो होता है बॉयल्स टेम्परेचर। ये क्या होता है सर? ध्यान से सुनो, बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर रियल गैस, CO2 रियल गैस, ठीक है, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? जो रियल गैस है, रियल गैस behaves like ideal gas, या फिर starts behaving like a ideal gas। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो देखो यहां पर जो पॉइंट आया आपका TB, मतलब इसके ऊपर आपको कैसी इक्वेशन जाने को मिल रही है? ऐसी इक्वेशन मिल रही है सिर्फ, मतलब ऐसा ग्राफ जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ पे जो पॉइंट आप निकालोगे TB, उसको ही अपन ने क्या बोला? बॉयल्स टेम्परेचर। समझ गए?
क्लियर है? तो ये आपका कुछ फॉर्मूलेस भी होते हैं इसके, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। टी इज इक्वल टू ए बाय आर बी होता है, ठीक है, तो उसको मैं अपन आगे डिस्कस करेंगे। जब तक आप लिखना चाहो तो इतना यहां पर आप लिखना हो और फिर पॉज कर करके और लिख लेना। क्लियर है? चलो जब तक फिर अपन आगे चलते हैं। देखो अब जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके बारे में कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस किस को लेके, एक तो बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो क्या है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ गैस अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इट इज डिनोटेड बाय टीसी। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, वही टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो गैस है वो लिक्विफाई ना हो पाए, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीसी इज इक्वल टू होता है 8A डिवाइडेड बाय 27 RB, ठीक है। तो जब भी आप टेक केयर करो तो रब को याद कर लो, RB को याद कर लो। क्लियर है? R सिर्फ इसमें ही आता है और B साथ में इसमें ही आता है। क्लियर? चलो अब देखो उसके बाद क्या है आपका क्रिटिकल प्रेशर, ये तो और इजी है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब कि इस टेम्परेचर पर जो गैस को प्रेशर लगेगा लिक्विफाई होने के लिए, मतलब कि टीसी टेम्परेचर पर जो गैस को प्रेशर जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा, जो प्रेशर क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, वही क्या होता है आपका पीसी, वही होता है आपका क्या, क्रिटिकल प्रेशर। समझ में आ गया? ठीक, तो इसकी जो फॉर्मूला होता है पीसी इज इक्वल टू होता है आपका A बाय 27B स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए भी सबको पता होगा, वन डबल कांस्टेंट होते हैं, है ना, वही होता है। चलो आगे आओ, फिर क्या है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम, फिर है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, सबसे इजी वाली डेफिनेशन है वो, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। लग रहा है ना मस्त एकदम रैप जैसा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये देखो, ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ गैस जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर हो, क्रिटिकल प्रेशर पे हो, उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा ऐसा लगता है, देखो द 1 मोल ऑफ गैस एट टीसी एंड पीसी इज कॉल्ड वीसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा Vc इज इक्वल टू, सबसे इजी फॉर्मूला इसका भी है 3B, ये इसका फॉर्मूला होता है Vc इज इक्वल टू 3B, ठीक है। वॉल्यूम एट टीसी एंड पीसी इज कॉल्ड Vc। समझ में आ गया? ऐसे याद रखेंगे, ठीक। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट है आपका, जो होता है आपका बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर को अपन शो करते हैं T और B से। इसका फॉर्मूला होता है A बाय, ठीक है, A बाय B होता है, बस A बाय RB, बस ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर? ये A बाय RB होता है, इसको अपन बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। बस इसको ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो बस ये जो फॉर्मूले हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी डेफिनेशन तो आपको सबको एकदम दिमाग में घुसी गई होगी, कितनी इजी है वैसे भी, ठीक है। क्लियर? तो चलो फिर अपन इसके बाद देखते हैं कुछ रिलेशन के बारे में। चलिए यहां पर आपसे जो पूछा जाएगा, अगर कभी पूछ लिया कि प्रूफ जो है वो बता दो, कि आप बोलते थे ना कि Z से कम वाले ही क्या हो सकते हैं, लिक्विफाई हो सकते हैं, यही बोलते थे ना। तो एक वो कहते हैं कभी कभी कि चलो करके दिखा दो कैसे होता होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले पुट करने। कैसे? जहां पर है आपका रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट, ठीक है। क्रिटिकल कांस्टेंट किसको बोलते हैं आपको, टीसी को, पीसी को और वीसी को, इनको ही क्या बोल दिया जाता है, क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रिटिकल कांस्टेंट। क्लियर? समझ में आ गया? इसमें क्या समझना था, वैसे तो सीधी डेफिनेशन है। अब वंडरवॉल कांस्टेंट के साथ ये पूछा जाता है, वंडरवॉल कांस्टेंट क्या होते हैं, ए और बी, ये होते हैं आपके ए और बी, ये सब। क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा Z क्या होता है, देखो हम सबको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, ठीक है। n की वैल्यू मान लो 1, जो मोल है हम 1 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। और हम सबको पता है यहाँ पर जो Z है, ZC, ठीक है, इसमें भी अपन C लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है उसका, PCVC अपॉन RTC लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो है आपका Z है, अपन क्रिटिकल कांस्टेंट की टर्म में लिख रहे हैं, तो अपन ने ऐसे लिख दिया इसको, ZC इज इक्वल टू PCVC अपॉन RTC। क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक काम करो, सारे फॉर्मूले जो वैल्यूज थी वो पुट करके देख लो। सबसे इजी वाली कौन सी थी, VC, ठीक है। उसका क्या होता है फॉर्मूला, चलो देखो, VC इज इक्वल टू होता है आपका 3B,
ठीक है। और आपका क्या था, पीसी इज इक्वल टू होता है आपका कौन सा, a/27b², यही होता है। ठीक है। और आपका फिर जो बच गया एक ही बच गया, टीसी। टीसी में क्या थे, 8a थे और 27 बार किसको याद करना है, आरबी को, रब को। ठीक है, ये था। सारे वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो पीसी क्या है, पीसी है आपका 8/27b² इंटू, ठीक है, वीसी कितना है देखो 3b, तो यहां पे 3b रख दो, डिवाइडेड बाय, ठीक है, आर की वैल्यू जैसे का तैसा रख दो। ठीक है, और यहां पे रखेंगे अपन इंटू टीसी। टीसी क्या है देखो 8a डिवाइडेड बाय 27b आरबी, आरबी है ये। क्लियर। अब जो जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है आपका। आर से आर जा रहा है, बी से बी जा रहा है, ठीक है, 8 से 8 जा रहा है। ठीक है, और क्या बच रहा है आपका, देखो यहां पर 27 से जा रहा है क्या, बाकी का अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 27 से 27 जा रहा है, ठीक, और ये आपका बच गया, ये 8 है। चलो, तो आपने जो ऑप्शन बच के रहा है सिर्फ इतनी चीजें बच रही, देखो यहां पर जो आपका बचेगा वो बचेगा 3/8 बचेगा, बस लास्ट में 3/8 ही बचने वाला है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग आपका जो आएगा वो आएगा आपका 0.37 आता है। ठीक है, तो हम क्या देखने को मिल रहा है, जो z की वैल्यू है वो, जो z की वैल्यू है वो लेस देन क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है। और लेस देन 1 में ही तो हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, इजीली क्या हो जाता है, लिक्विफाई जो है गैस इजीली हो जाती है, गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है इजीली। ये पता था अपन ने, यही पढ़ा था। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करके देख लोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। क्लियर। तो ये जो आपका गैस का आया 3/8 रेशियो आपको देखने को मिलता है, 0.735 कुछ आता है। ठीक है, z की जो वैल्यू है वो कम आती है 1 से, यही बताता था अपन ने, वहां पे पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, कि अगर z की वैल्यू कम है तो गैस जो है वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज तुमसे और पूछ लेता है वो तुमसे पूछता है कि बॉयल्स टेम्परेचर के साथ रिलेशन बता दो क्रिटिकल टेम्परेचर का। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं जल्दी से। चलो वो और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक चीज और करी कि जो 8 है ना उसको काट दिया बेटा, ये a होगा। ठीक है, a होगा तो a से a कैंसिल होगा। ठीक है, 8 रह जाएगा अपना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये a है ना, अपन ने 8a नहीं लिखा है, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, तो आपका a रह जाता है और 8 जो है वो बचता है। क्लियर। चलो अब देखते हैं इसको। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, TB इज इक्वल टू होता है a/27। RB होता है क्या, वो नहीं, सिर्फ ये क्या होता है, ये जो आपको लिख रहा हूं मैं, ये आपका क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, b², ये हो जाएगा PC। ठीक है, ऐसा, ये ऐसा था। याद रखना एक बात कि जो आपका TB आ रहा है, जो बॉयल्स आ रहा है, वो होता है a/RB, बस ये होता है आपका। ठीक है, इसमें कोई भी यहां पे आपको 1 2 3 4 कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐसा दिखेगा TB। क्लियर। अब उसने वो तुमसे कभी कभी क्या पूछता है, वो तुमसे पूछता है रिलेशन बता दो, किस किस का बीच का रिलेशन बताना है आपको, रिलेशन बिटवीन आपका क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉयल्स टेम्परेचर TB, ये दोनों के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है कि कितना डबल है, कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, या फिर वो आपको सीधे रिलेशन लिख के दे देगा। ठीक है, तो बस एक चीज याद रखना है आपको कि जो आपका TC होता है वो क्या होता है, देखो TC इज इक्वल टू होता है, याद रखना 8a। ठीक है, 8a डिवाइडेड बाय RB²। ठीक है, RB होता है बस, और 27R होता है। B² होता है क्या, B² नहीं होता, इतना होता है। क्लियर। और अब देखो ध्यान से कि इसने को मैं क्या लिख सकता हूं, a/RB को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a/RB को मैं लिख सकता हूं TB, तो ये क्या हो जाएगा, देखो TC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/27, पूरे को मैं लिख सकता हूं कितना, इंटू TB। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 8/27 टाइम्स है किसके, बॉयल्स टेम्परेचर के। ठीक है, तो इसको हमें ये बात पता चलता है कि जो TB वो ग्रेटर देन होता है TC। ठीक है, जो बॉयल्स टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के, बस इतना याद रखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, बाकी का ये जो था तुम्हारा क्या है, तो a/27 RB² होता है ये प्रेशर। ठीक है, तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा, तो ये 8 इधर आ गया, ये 3 बच गया, 3 इधर आ गया। इसको काटोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, जो कि वैल्यू z से क्या है, कम है 1 से। ठीक है, वही क्या हो जाता है, इजीली लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिलेशंस हैं जो कभी कभी पूछ लेता है, और ये वाला रिलेशन जो है वो एकदम फेमस है।
ठीक है, एकदम ही ये कंट्रोवर्सी में रहता है कि क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला कुछ अपने रिलेशन थे। अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब जो आपका है नेक्स्ट है वो है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। बाकी की जो अपनी पूरी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, डेरिवेशन आपसे कभी भी नहीं पूछता है, जो आपकी वैल्यूज है वो उसको बस ध्यान रखेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब क्या आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बहुत ईजी है। मतलब कि अब मैं मान लेता हूं कि यहां पर आपके कुछ ऐसे बीकर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपके बीकर हैं जिसके अंदर कुछ लिक्विड जो है वो प्रेजेंट है। ये आपका लिक्विड जो है यहां पर, ठीक है, प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, धीरे धीरे क्या करूंगा मैं, यहां पे देखो धीरे धीरे मैं इसका बढ़ाया टेम्परेचर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये किस में आएगा, देखो इसमें आएगा, खाली स्पेस पे आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा, ये जो मॉलिक्यूल आया उठ के, ठीक है, ये किस में आ गया, गैस फेस में आ गया, गैस फेस में आ गया। ये कैसे होता होगा समझ में थोड़ा सा तो तुम्हें लग रहा होगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करो अपन ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो आप क्या कर रहे हो, यहां से इसको हीट दे रहे हो। ठीक है, ये आपका बुनसर बर्नर, ठीक है, आपने हीट दिया। हीट दिया तो इसके मॉलिक्यूल में क्या आ गई भाई, एनर्जी आ गई। मॉलिक्यूल में एनर्जी आ गई तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये क्या करेगा, ये लिक्विड की सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, लिक्विड की सरफेस पे जाएगा। अब जब लिक्विड के एकदम सरफेस पे आ गया, फिर उसको तो थोड़ी सी और एनर्जी मिलेगी, तो ये किस में चला जाएगा, एकदम ओपन एनवायरनमेंट में चला जाएगा इधर। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये किस में आ गया, गैस फेस में। अब एक कंडीशन अटेंड होती है कि जैसे ही यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे गैस के जो है यहां पर क्या हो गए हैं, मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए हैं ओपन में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब ये ऊपर उठ रहे हैं, मतलब लिक्विड से वो गैस के फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं एवापोरेशन। एवापोरेशन, एवापोरेशन मतलब कि भाप बनने की प्रोसेस, पढ़ा होगा बहुत पहले ही। मतलब लिक्विड से जब गैस फेस में जा रहे हैं तो उसको मैं बोल सकता हूं एवापोरेशन। क्लियर है, ठीक। अब क्या होगा, यहां पर अभी जो रेट है, ये जो एवापोरेशन हो रही है, ये वाली जो एवापोरेशन हो रही है ऊपर साइड, ठीक है, इसकी रेट ज्यादा है। अब ये जो वापस से क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल है वो आपस में टकराएंगे, एनर्जी का लॉस करेंगे, सरफेस से टकराएंगे बीकर की, तो क्या होगा, यहां पर इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, तो वो क्या होगा, वापस से नीचे आएगा, वापस से किस में आना चाहेगा, लिक्विड में आना चाहेगा। क्लियर है, समझ रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कोई गैस जो है वापस से लग के किसी से अपनी एनर्जी लूज करके पानी में वापस आ रही है, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं कि जो गैस है वो वापस लिक्विफाई हो रही है, उस प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। मतलब कि जब गैस से वो वापस आ रहा है लिक्विड में, तो वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई। कंडेंस हो गई मतलब वो क्या हो गया, वहां पर लिक्विफिकेशन हो गया उसका। क्लियर, अब ध्यान से सुनते चलो, अब पॉइंट आपके पास आ रहा है। मतलब एक टाइम तो कुछ ऐसा आएगा ही आएगा कि यहां पर ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कौन से, जो लिक्विड से गैस बनने वाले मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनका और यहां पर जो कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल हैं, उनका जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब कि जितने पानी से भाप बन रहे हैं, मतलब जो पानी, जो वाटर से वो क्या बना रहा है, वेपर बना रहा है एक वो, और जो वेपर से लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएंगे। मतलब कि जितने मॉलिक्यूल गैस फेस में गए वो, और जो गैस मॉलिक्यूल हैं जितने लिक्विड फेस में आए वो। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि आपका जो रेट ऑफ एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन और यहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा। क्लियर। अब जब इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, उसको ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसको ही क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। समझ में आ गया। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे, उनने एनर्जी ली, गैस फेस में चले गए। बहुत टाइम तक आप हीट देते रहे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इसमें चले गए। क्लियर है। तो क्या होगा, वो जो प्रोसेस हो रही है सिर्फ मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल में जाने के लिए, या फिर खाली इन्वायरमेंट में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में जाने के लिए, उसको बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक, मतलब हम जब बोलते हैं भाप बन रही है, वेपर बन रही है, वो एवापोरेशन। ठीक, अब क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, इतने सारे मॉलिक्यूल हैं भैया, भीड़ बढ़ गई ऊपर,
वही कोलिजन वाला, भीड़ बढ़ गई ऊपर तो क्या होगा, मॉलिक्यूल टकराते रहेंगे, मॉलिक्यूल टकराते रहेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे इधर उधर, एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो नीचे कंडेंस होने लगेगा, नीचे गिर जाएगा वापस, एनर्जी लूज हो गई, ठीक है। तो उसको क्या बोलूंगा, वहां पर वो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। अब एक टाइम ऐसा आएगा जितने मॉलिक्यूल ऊपर रहेंगे उतने ही मॉलिक्यूल नीचे आने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। ध्यान सुनो, जितने मॉलिक्यूल ऊपर जाने के लिए तैयार हैं उतने ही मॉलिक्यूल नीचे आने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो वहां पर मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। अब रेट के ऊपर तुम कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। रेट मैंने बहुत अच्छे से बताया था, कौन कौन सा, एक तो लेंथ चेंज वाला था, एक कंसंट्रेशन चेंज वाला था, एक वॉल्यूम चेंज वाला था, ठीक है। तो यहां पे कैसे समझ सकते हो, कंसंट्रेशन चेंज से, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना ऊपर, वैसे बस समझ लो रेट पे, मगर तुम जहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, रेट होता है, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर ये हो गया। अब जब दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गए, अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ आपकी एवापोरेशन और आपकी कौन सी, एंड कंडेंसेशन, वो जो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर जो लगाएगा वो कहां पर, लिक्विड की सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं वेपर प्रेशर, समझ गए, यही होता है भाई, इसको ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। कितना इजी था, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर वो जो गैस के मॉलिक्यूल ऊपर प्रेजेंट हैं, वो जो प्रेशर लगा रहे हैं लिक्विड की सरफेस पर, उसको मैं बोल सकता हूं वेपर प्रेशर। क्लियर है, समझ में आ गया। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अब ये किस किस चीजों पर डिपेंड कर सकता है, बस थोड़ा सा आपको वो ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे देखो किस किस चीजों पर डिपेंड कर सकता है, बताओ खुद। सबसे पहले तो एक चीज खुद सोचो, क्या क्या, यहां पर जो मॉलिक्यूल उठ के जा रहा है, उठ के जा रहा है मतलब इनके बीच में कुछ तो फोर्स होगा, ठीक है, कुछ तो फोर्स होगा ना इसके बीच में, तो उसको वो तोड़ के हवा में जा रहा है, मतलब बॉन्ड तोड़ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड कैसे करता होगा सर, अगर ध्यान से सुनना एक चीज, अगर यहां पर बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग ऑफ लिक्विड जो है वो स्ट्रांग हो गई, लिक्विड जो है, बॉन्डिंग ऑफ लिक्विड जो है, फिर बॉन्डिंग इन लिक्विड जो है वो क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई, तो यहां पर वेपर बन पाएगा क्या, बहुत ही कम वेपर बनेगा। वेपर जो प्रेशर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, ध्यान से सुनो फिर से एक बार, अगर बॉन्डिंग बहुत टाइट है, समझ पा रहे हो, बॉन्डिंग बहुत टाइट है, ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे तो वो हवा में नहीं जाएगा, और हवा में नहीं जाएगा तो वापस प्रेशर कैसे लगाएगा लिक्विड के ऊपर, ठीक है, नहीं लगा पाएगा ना, बहुत कम प्रेशर लगा पाएगा, इसीलिए यहां पर आपका जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो सकता है सर, दूसरा हो सकता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, अगर ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, कम टेम्परेचर दोगे तो कम वेपर प्रेशर बनेगा, क्यों, आप एनर्जी तो ट्रांसफर कर रहे हो ना उसको, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर का लिए क्या हो जाएगा, यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो कि जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है आपका, वो मैं ऐसे लिखूंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, समझ गए, ठीक है। तो दो तीन चीजें होती है जो अपन ने अभी डिस्कस करी, एक तो वेपर प्रेशर क्या होता है पहला वो, और दूसरा वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब तक तो कि जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो प्रेशर लगा रहा है गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे, उसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला ले लिया आपने तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वेपर प्रेशर जो है, मतलब जो वेपर बनेगा वो कम बनेगा, सिंपल सी बात है, अगर वेपर कम बना तो वो लिक्विड की सरफेस पे क्या लगाएगा, कम प्रेशर लगाएगा। दूसरी चीज, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा दोगे, अगर ज्यादा दोगे तो वो क्या बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा, कम दोगे तो कम बनेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ एनर्जी चाहिए, उसको तो ऊपर उठ के सिर्फ ऊपर जाना, मतलब नीचे से उठ के ऊपर जाना है, नीचे मतलब लिक्विड से उठ के ऊपर जाना है,
क्लियर है? तो ये आपका वेपर प्रेशर के बारे में था, बहुत बेसिक था, ठीक है। ऐसे ही चीजें वो आपसे पूछता है। बाकी का जो आपका एकदम लिक्विड में है जो भी चीजें आएंगी आपकी, ठीक है, वो आप सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर है? तभी अभी के लिए तो इतना ही है, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो अब जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी के बारे में बताना है, सिंपल सी बात है, बहुत पहले से आपको पता होगा थोड़ा सा कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी इंप्लाइज रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, मतलब कि विस्कोसिटी वो होती है जो फ्लो जो है उसको रजिस्ट करे, मतलब कि फ्लो होने से रोके या फिर रुकावट पैदा करे फ्लो में, उसको ही क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है तुम्हारा, this force of friction which one part of liquid offers to the another parts of the liquid is called viscosity, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, बताता हूं मैं, ठीक है। यहां पर हमने मान लिया कि ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है, पाइप है जिसमें से क्या हो रहा है, देखो यहां से आपका कुछ लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, आगे साइड वो ऐसा फ्लो कर रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो बीच की जो लेयर रहेगी वो सबसे तेजी से बढ़ेगा, सबसे तेजी से वो क्या करेगा, वो फ्लो करते रहेगा, क्लियर हो गया, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, अब ध्यान से सुनना, जो ऊपर वाली लेयर है वो इसके कांटेक्ट में होगी नीचे वाले लेयर के, मतलब पानी ऐसा बहता है ना भाई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये बोल सकता हूं कि ये वाली जो लेयर है वो इसके कांटेक्ट में है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना कि जितना ज्यादा ये वाला और ये वाला जो है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इन दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग ज्यादा रही, अच्छी खासी रही, तो ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, ऐसे, ठीक है। अब सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि ये वाली जो लेयर है वो इसके कांटेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, फिर इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, समझ पा रहे हो ना। मतलब कि ये वाली जो लेयर जो फ्रीली मूव कर रही है, इसके ऊपर किसी भी चीज का क्या नहीं है, दबाव नहीं है, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो dx है, ठीक है। जो डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स है वो dx है, ठीक है। अब वो जो डिस्टेंस, वो जो वेलोसिटी से चल रही है वो क्या है, आपकी dv वेलोसिटी है, वो क्या है, आपकी dv वेलोसिटी है, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो आपकी वेलोसिटी है वो ऊपर वाली लेयर से, इसको मैं नाम दे रहा हूं 1 2 3 4, ऐसे मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो जो पहली वाली लेयर की वेलोसिटी है वो दूसरी वाली से ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि जो पहली वाली है, ठीक है, वो फ्रीली चल पा रही है, वो किसी के ऊपर भी बेस नहीं है। जो सेकंड वाली है, वो जो लेयर है वो पहली वाली लेयर से टच में है, टच में है, जिसके कारण क्या करेगा, जो पहला वाला है इसको फोर्स से बांध के रखा हुआ है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी गिर जाएगी, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो आपकी विस्कोसिटी है, जो आपकी विस्कोसिटी है वो क्या होती है, वो लगभग आप बोल सकते हो विस्कोसिटी ज्यादा, जब विस्कोसिटी अगर ज्यादा है मतलब क्या है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, उसमें ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि फिर से सुन लो एक बार, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल होंगे, कुछ मॉलिक्यूल यहां होंगे, कुछ मॉलिक्यूल यहां होंगे, ऐसे 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 होंगे, ठीक है। यहां पर भी कुछ कुछ होंगे। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अलग तरीके से बता रहा हूं थोड़े, तो देखते रहो। ये जो मॉलिक्यूल है आपके, ये अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इनको रोकने के लिए कोई भी नहीं है, सबसे पहले जो लेयर आ गई वो भाग गई वहां से, ठीक। अब सुनना, जैसे ही ये वाली लेयर बाहर आना स्टार्ट कर रही है, इसके मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि ये तो पहले ही भाग गई थी, ठीक है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको रोकेगा कौन, ये वाला, मतलब क्या कर रहा है, वो वहां पर रुकावट पैदा कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों लेयर के बीच में कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, मतलब रुकावटें देखने को मिल रही है, जिसके कारण इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ v1, इसको मैं v1 लिख रहा हूं, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, किससे, आपकी v2 से, समझ गए। मतलब जो पहले वाले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, सेकंड वाले की कम हो जाएगी। अब वैसे ही क्योंकि इसकी कम हो चुकी है, जो तीसरी लेयर आने चाह रही है वो क्या करेगा, जो सेकंड वाली वेलोसिटी रहेगी, ये वाला जो लेयर रहेगा वो दूसरी वाली वेलोसिटी को क्या कहेगा, भाई तू भी चल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा ना कुछ ना कुछ। अब इसके भी जो मॉलिक्यूल होंगे उसका ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो रोक देगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ज्यादा रहेंगे, तो वहां पर विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझ में आएगा, जिसके कारण ऐसा हो जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स है, फोर्स है मतलब वो क्या डेवलप कर रहा है, वो एक फ्रिक्शन डेवलप कर रहा है, जिसके कारण अगली वाली लेयर को वो जाने नहीं दे रहा है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि इतनी कम वेलोसिटी हो जाए कि ऊपर वाली लेयर एकदम ही स्थिर रहे, वो हिले ही ना, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है कि यहां पर आपको एक ऐसी लेयर देखने को मिले जो क्या हो, इमोबिलाइज्ड हो, इमोबिलाइज्ड हो। इमोबिलाइज मतलब कि जो हिले ही ना, वो जो मूव ही ना करे, जिसका कोई मोशन ही ना हो,
वो लेयर आपको देखने को मिले, ठीक है। तो उन्हीं लेयर को हम बोलते हैं स्टैग्नेंट लेयर, स्टैग्नेंट लेयर, ठीक है, स्टैग्नेंट लेयर उनको ही बोलते हैं। स्टैग्नेंट मतलब कि जो बस बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। समझ में आ गया, ठीक है। देखो पहली वेलोसिटी, पहले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, दूसरी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि पहला वाला रोकने वाला है, तीसरी वाली वेलोसिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि दूसरा वाला लेयर रोकने वाली है, चौथी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि तीसरा वाला उसको रोकने के लिए है। समझ में आ गया। अब ऐसे कर करके वेलोसिटी तो कम होते गई, कम होते गई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वेलोसिटी है वो एकदम ना के बराबर होगी, तो ऊपर वाली लेयर को तो नीचे वाली रोक लेगी, और वो जो लेयर है सबसे ऊपर वाली वो मूव ही नहीं हो पाएगी, इमोबिलाइज हो जाएगी। इमोबिलाइज हो गई मतलब कि वो जो लेयर है वो स्थिर है, ना वो हिल रही है, इधर डोल रही है, ना वो इधर डोल रही है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्टैग्नेंट लेयर, मतलब जीरो वेलोसिटी, जीरो मोशन वाली लेयर, स्टैग्नेंट। जिसको हम बोलते हैं ना ठहरा पानी, वो यही है, ठहरा हुआ पानी, ठीक है, वो इसको ऐसे बोल सकते हो। क्लियर। अब जो फोर्स है वो देखो कहां पर ज्यादा होगा, देखो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। समझ गए? मतलब क्या होगा, देखो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के, ठीक है, ये हो गई पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होगा, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वो क्या होता है, वो जो एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीवी बाय डीएक्स के, चेंज इन वेलोसिटी पर लाइन लेंथ, ऐसा, ठीक है। ये जो लेंथ से चल रही है डीवी, और ये डिस्टेंस कितना है? डीएक्स है। क्लियर हो गया। देखो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा अगर इसकी जो लेंथ है वो कम होते गई। समझ पा रहे हो? ठीक है, मतलब कैसे बोल रहा हूं मैं, अगर ये जो लेयर है इन दोनों की डिस्टेंस कम हो गई, कम हो गई, तो वहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ जाएगा मतलब फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा। क्लियर। और अगर दूर दूर है, बहुत दूर दूर लेयर है, ठीक है, बहुत अगर दूर दूर लेयर है, तो वहां पर बहुत इजीली क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा, बहुत इजीली वो पास हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन जो रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है? देखो एग्जाम्पल आप सबको पता होगा, हनी इसका एक एग्जाम्पल है, आपका जो ग्लिसरीन है वो आपका इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी विस्कस चीजें हैं वो सब इसके ही एग्जाम्पल है, किसके? आपके विस्कोसिटी के। ठीक, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जरा कंपेयर करो। ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, और वो इनटू में आ जाएगा डीवी अपॉन डीएक्स के। जैसे ही आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, आपको देखने को मिलता है एफ इज इक्वल टू नीटा, ठीक है, नीटा ए इंटू डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स। नीटा क्या है यहाँ पर? विस्कोसिटी कोफिशिएंट इसको ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर विस्कोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? देखो ये आ जाएगा आपका एफ इंटू डीएक्स अपॉन ए इंटू डीवी। ऐसे आपसे क्या पूछता है इसको लेके? या तो वो पूछेगा तुमसे न्यूमेरिकल पूछेगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला, बिना इसके सॉल्व मत करना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। डीवी आपको वो देगा, डीएक्स आपको वो देगा। अगर आपसे पूछा नीट है तो यहाँ पे आपको सारी की वैल्यू प्रेजेंट होंगी, आपको गिवन होंगी। क्लियर। अब तुमसे वो क्वेश्चन एक और चीज पूछता है कि यूनिट निकाल दो। ठीक है, आपसे वो क्या पूछ लेगा? आपसे वो पूछता है कि यूनिट, किसकी यूनिट? वेलोसिटी, आपकी विस्कोसिटी कोफिशिएंट की, मतलब नीटा की आपसे वो यूनिट पूछेगा। तो कैसे निकालोगे? फोर्स इंटू यहाँ पे क्या है आपका? डीएक्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डीवी। ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है? देखो सारे यूनिट पुट करो। न्यूटन, इसका कितना होता है? न्यूटन या फिर डायन। ठीक है, डायन होगा इसका फोर्स का, इंटू डीएक्स का कितना होगा? सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू डीवी कितना होगा? सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। यही होगा, ऐसा ही होने वाला है, ऐसे ही दिखता है कुछ। ठीक है, तो देखो इसको जरा सॉल्व कर लो, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब बच के गया आपका डायन, सेंटीमीटर -2 ऊपर चला गया ये, और ये सेकंड जो है वो इनवर्स में रहेगा, तो ऊपर आएगा तो वो सेकंड हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपका ऐसे यूनिट हो जाएगा। आपसे यूनिट वो याद रखना, वो पूछ लेता है यूनिट, तो आपका यूनिट जो है वो ये है डायन, सेंटीमीटर -2 और आपका सेकंड। ठीक है, ये आपकी यूनिट वो पूछता है। ये आपका था विस्कोसिटी के बारे में, इससे ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको अगर क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट ये पुट करना है और फिर आपको ये पुट करना है। ठीक है, यूनिट आपको याद रखना है, यूनिट क्या होती है। क्लियर, समझ में आ गया? बस आपको ऐसे देखना है।
क्लियर। चलो अपन आगे चलते हैं। देखिए अब आप देखते हैं अपन का सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। वो होता है तुम्हारा अ फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन ऑफ यूनिट लेंथ एनीवेयर इन द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। सर इससे तो थोड़ी ना आएगा समझ में, ठीक है। देखो यहां पर है क्या, यहां पर बहुत इजी है कि यहां पर आपका एक बीकर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। आप जल्दी से एक काम करो, आप ना एक बोतल ले लो या फिर कांच का गिलास लो, उसमें पानी भर लो, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अगर ये आपका गिलास है, ठीक है, ये आपका ऐसा ऐसा एक गिलास है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा लेयर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो यहां पर आपका अगर आपने पानी भरा हुआ है तो आपको सिर्फ कैसे देखना चाहिए, देखो सिर्फ ऐसे देखना चाहिए ना, पानी बिल्कुल सीधा। आपको ये टेढ़ा क्यों देखने को मिलता है, कभी क्वेश्चन आया दिमाग में, ठीक है। तो देखो क्यों मिलता है, मैं बताता हूं। यहां पर क्या होता है, इसके अंदर कुछ जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है वाटर का मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेंगे, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं बल्क की बात करूं, बल्क के अंदर जो एक क्या है आपका मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है, किससे, हर मॉलिक्यूल से, मतलब जो उसको अपने साइड खींच रहा होता है, ऐसा, ठीक है। मतलब वो क्या हो रहा है, देखो ऊपर भी उसको खींचा जा रहा है, ठीक है। इसमें बस मैं बताता हूं, देखो ऊपर भी उसको खींचा जा रहा है, नीचे भी उसको खींचा जा रहा है, दाएं बाएं हर जगह उसको खींचा जा रहा है। तो अब एक बात बताओ कि अगर आपको इस साइड से भी कोई खींचे और इस साइड से भी कोई खींचे, तो आप कहां रहोगे, सेंटर में रहोगे ना, इक्वल फोर्स से खींचने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप कहां रहोगे, सेंटर में रहोगे। तो जिसके कारण ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो तो स्टेबल रहता है, वो सेंटर में रहता है। अब ध्यान से सुनना एक चीज और, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट लगेगा अच्छा तुम्हारा। देखो यहां पर क्या होगा, अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है एकदम सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, ठीक है, वो जो होगा वो तो बाजू से भी खींचेगा, यहां से भी खींचेगा और नीचे से भी खींचेगा। मतलब उसको जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड से भी लग रहा है, ठीक है, उसको लेफ्ट साइड से भी लग रहा है। मतलब कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या लग रहा है यहां पर, डाउन साइड से भी लग रहा है, ठीक है। उसको तीनों जगह से लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, देखो ऊपर से नहीं लग पा रहा है, ठीक है। ऊपर जो है वो नहीं लग पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई लिक्विड है ही नहीं, क्योंकि ये तो सरफेस का मॉलिक्यूल है। सरफेस का मॉलिक्यूल एकदम मतलब कि यहाँ पे टॉप का मॉलिक्यूल है ये वाला, इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये तो क्या था, ये तो घेरा था ना, एकदम बीच का माल बात कर रहे थे बल्क की। सरफेस में क्या है, कोई भी नहीं है, मतलब यहां पर जो ऊपर से उसको फोर्स लगना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है उसको, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है वो नहीं मिल पा रहा है, ये वाला जो फोर्स रहेगा वो वही रहेगा, कौन सा, 1 ATM। मतलब एटमॉस्फेयर में जितना फोर्स रहेगा वो सिर्फ वही फोर्स है, ठीक है। जिसके कारण, ध्यान से सुनो, वो फोर्स इतना कम है जिसके कारण आपको जब आप पानी डालते हो ग्लास के अंदर तो आपको कैसा देखने को मिलता है, एक कुछ ऐसा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिल रहा है, देखो क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, ठीक है। ये वाला और ये वाला एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, लेकिन जो ऊपर वाला फोर्स है वो तो है ही नहीं, इसलिए वो नीचे वाले को क्या नहीं कर पा रहा है, नलीफाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इसका जो नेट मूवमेंट होगा, जो नेट मूवमेंट होगा वो कहां रहेगा, डाउन साइड। जो नेट मूवमेंट होगा वो क्या रहेगा उसका, डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्या रहेगा, साइड रहेगा, जिसके कारण आपको पानी की जो लेयर है वो थोड़ी सी नीचे टाइप को दिखती है, एकदम नीचे देखने को मिलती है, ठीक है। समझ में आ गया, बस उसका रीजन यही रहता है, बाकी का और मैं बताऊंगा आपको सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में क्या रहेगा, सिर्फ उसमें यही भरा है सरफेस टेंशन के बारे में, 90 डिग्री रहेगा एंगल तो क्या होगा, उससे ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो वहां पर आएगा, ठीक है। बाकी आपको बस इतना ही समझने वाली चीज है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, पहला तो यही कि कौन सा लग रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्या, यहां पर जो स्पेयर है, ठीक है, जो आपका लिक्विड है वो स्पेयर क्यों ले लेता है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपका कि जो आपका लिक्विड है, या फिर यहां पर वाटर ड्रॉपलेट की बात करता है स्पेसिफिकली, वो वाटर जो ड्रॉपलेट है वो जब गिरती है आसमान से रेन के टाइम पे, ठीक है, तो वो स्पेरिकल शेप क्यों ले लेता है, स्पेरिकल शेप क्यों ले लेता है, ठीक है। तो क्यों लेता है वो, क्योंकि उसको अपना सरफेस एरिया क्या करना होता है, उसको थोड़ा अपना कम करना पड़ता है, ठीक है। तो लोअर करना पड़ता है उसको, क्या, अपना सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है हर कोई,
ठीक है सर, इसीलिए वो क्या कर लेता है, अपने आप का थोड़ा सा स्फीयर शेप में ले लेता है वो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था आपका सरफेस टेंशन के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है मैं आपसे बताता हूँ। क्वेश्चन वो ये पूछता है कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, सरफेस एनर्जी, देखो क्या पूछता है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये तुमसे वो पूछता है। अब ये क्या होता है, ठीक है, मतलब कि वो एनर्जी अगर लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, सरफेस एनर्जी। समझ गए? ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, देखो कोई भी लिक्विड की सरफेस को बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको ही हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। कैसे एग्जांपल से समझेंगे? ठीक है, देखो यहां पर एक अपना क्या है, यहां पे एक बबल का फिल्म है। ठीक है, ये देखो आपका एक फिल्म है। ठीक है, यहां पर क्या है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, जो कि ऐसा प्रेजेंट है। अब मैं बता रहा हूं जो ए और ए बी सी डी, ये क्या है, आपका फिल्म है। ठीक है, मतलब लिक्विड फिल्म है। ठीक है, अब जिसमें से, अब ध्यान से देखना, ठीक है, जिसमें से आपका जो ए और बी है, ए और बी क्या है आपका, मूवेबल, यहां पे वॉल लिख सकता हूं इसको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको वॉल लिख देता हूं, मूवेबल वॉल, मतलब इसको मैं बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो मतलब कि जो एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, कहां तक, ए बी सी डी, यहां पे मैं ई नाम दे देता हूं, इसको एफ नाम दे देता हूं। मतलब इससे मुझे अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है, मतलब मुझे क्या करना है, इसको आगे लेके आना है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, वही आपका क्या होगा, वही होगा आपका सरफेस एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जब तक मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं करूंगा या फिर मैं वर्क डन नहीं करूंगा, तब तक ये एरिया बढ़ेगा ही नहीं, तब तक वो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो भी क्या होती है, जो वर्क डन है, वर्क डन क्या हो जाएगा वहां पर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना, पर एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। ऐसा समझ में आ गया? मतलब कि यूनिट वॉल्यूम तक या फिर यूनिट एरिया तक बढ़ाने के लिए, सरफेस बढ़ाने के लिए, लिक्विड का सरफेस बढ़ाने के लिए मुझे जो एनर्जी लग रही है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा कुछ एनर्जी बढ़ाने के लिए, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट लगाना पड़ेगा, तभी तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कुछ इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ आप यहां से फोर्स दोगे। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा आपका, कुछ पर्टिकुलर एरिया देखना पड़ेगा आपको, पर्टिकुलर एरिया पे आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो वही होता है आपका क्या, सरफेस एनर्जी। आपसे अगर इसका यूनिट पूछ रहे तो क्या निकालोगे, यूनिट आपको दिख रही है, देखो क्या, यहां पर फोर्स है तो ये हो जाएगा आपका डायन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या मतलब लेंथ की बात चल रही है, और ये आपका एक और एरिया है, ये सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो डायरेक्ट लिख दूं सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक से एक कैंसिल हो गया, यहां पर एक सेंटीमीटर बचा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, वो उसमें आपसे पूछेगा कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, उसकी यूनिट बताओ, तो यूनिट आपको पता है। अब क्लियर है? तो बस आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। और एक चीज और है, अगर उसने टेम्परेचर के लिए पूछ लिया तो फिर अपन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना लिखना चाहो जब तक लिख लो। चलो देखो, सरफेस टेंशन पे आपका टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने एक आपको क्या दिया था, जो था आपका गामा इज इक्वल टू के टीसी माइनस टी, ठीक है, डी बाय एम 3/2 उसकी पावर, ऐसा। ये क्या क्या है सर? ठीक है, तो देखो उन्होंने दिया था कि टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा, ठीक है, क्या बात बता रहा था, एकदम सही बात बोला कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर यहां पर अगर बढ़ गया, तो एक बात खुद बताओ, टेम्परेचर ये बढ़ा, ठीक है, तो यहां पर इंटर पार्टिकुलर जो है, इंटर पार्टिकुलर जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो है वो कम हो गया, तो यहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो इतनी ताकत से नीचे नहीं खींच पाएंगे।
जो उसका जो नेट रहेगा, नेट जो रहेगा नीचे डाउन साइड आता है, वो इतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स कम हो गया। और अगर यहाँ पर इतनी ताकत से नहीं खींच पाया तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है, जो आपका सरफेस टेंशन है, टेंशन का मतलब प्रेशर होता है, ठीक है, तो सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये इक्वेशन दी थी जो कि आपको नहीं लगती है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक तो नहीं पूछी गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। बाकी का बता देता हूँ कि जो आपका गामा है, ठीक है, वो क्या होता है आपका सरफेस टेंशन, ये होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। के क्या है अपना कांस्टेंट, के है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। टीसी है हम सबको पता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, जल्दी से इसका फॉर्मूला भी लिख दो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है देखो, 8A डिवाइडेड बाय 27 RB, सबको याद होगा, अब तो रब याद आते हैं, ठीक है। चलो अब देखो अपना ये क्या है, डी है हमारा डेंसिटी, और यहां पे एम क्या है हमारा, एम है हमारा मोलर मास, एम है हमारा मोलर मास। बस ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। 3/2 मत पूछ लेना, बाकी का फिर तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक साइंटिस्ट ने दी थी, और बस एक चीज याद रखेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरपार्टिकल जो फोर्स है वो कम होंगे, जैसे कारण वो अच्छे तेजी से नीचे नहीं खींच पाएगा, उसका जो आपका मैग्नीट्यूड रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, और कम हो गया तो सरफेस टेंशन भी गिर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एकदम रिलेट करके चला करो, एकदम ही रिलेट करके। क्लियर? तो बस देखो ये अपने कुछ इजी टॉपिक थे इस चैप्टर के, बाकी बस आपको इतना ही करना है। और मैं बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है वो आपके बॉयल्स हैं, जो आपके ग्राफ हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसी इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला बॉयल्स जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन सबको आप बहुत अच्छे से करिएगा। बाकी तो यहाँ पे आप सभी को मैंने फॉर्मूले वगैरह डेरिवेशन जहां पर लग रहे थे वो मैंने आपको करा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए अभी के लिए तो ये फिनिश है। तो मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर हमने बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया है, ठीक है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह एकदम ही थ्योरेटिकल होते हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि थोड़ा सा आप खुद भी देखें उसको, ठीक है। बिना सेल्फ स्टडी के बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप खुद भी देखें। जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यूनिट से बनते हैं, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा ही चुका हूं, वहां पर आप बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया है तो, ठीक है, और पूरा देखा है तो, ऐसा नहीं कि सीधे आउटरो में आ रहे हो, है ना। तो बस उम्मीद है आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे और नोट कॉपी लेके बैठे होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे अभी की तरह, ठीक है। अभी मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। तो ठीक है, चलो अब मैं आपसे मिलूंगा आने वाले वीडियो में, जहां पे अपन कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, और फिर उसके बाद अपन देखेंगे PYQs वगैरह, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए साथ में, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आस्क डाउट में आके पूछिए हमारे वेबसाइट पर, हम हमेशा ही ओपन हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।